प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली बार हमने भाषा पर बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो व्याकरण और लिपि पर बात करेंगे। भाषा के बारे में हमने बात की थी। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जैसे कि भाष धातु से, वहीं पर भाषा की परिभाषा, भाष धातु का अर्थ, भाषा की इकाइयां, इनके बारे में बातचीत हुई थी। आज जो बात करने जा रहे हैं और वो बात करेंगे, सबसे पहले हम व्याकरण टॉपिक को लेते हैं, व्याकरण वाला बिंदु लेते हैं। और यहाँ पर व्याकरण के बारे में जैसे कि इस शब्द की संरचना, शब्द का अर्थ, परिभाषा, इसकी इकाइयां, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले व्याकरण शब्द की संरचना को लेते हैं। तो व्याकरण शब्द है वी जोड़ आ जोड़ करण अर्थात क्री धातु, क्री धातु के योग से बना है। और इस शब्द का जो अर्थ है और वो है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, या फिर पृथक पृथक करना, पृथक पृथक करना। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण है और वो भाषा का विश्लेषण करता है, उसके शब्द के बारे में, उसके वर्ण के बारे में, वाक्य के बारे में, उसकी जैसे पद है उसका संश्लेषण है, विश्लेषण है, इन सब के बारे में बात करता है। अगला बिंदु हमारे सामने आ रहा है परिभाषा। तो परिभाषा के तौर पर हम कहेंगे कि वह साधन जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। लिखना सीखते हैं उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण एक साधन है जिसके द्वारा, व्याकरण एक साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सीखते हैं। इसके अलावा हम एक बात और भी इसमें ध्यान देंगे कि व्याकरण का जो मूल काम है और वो भाषा को अनुशासित, संयमित और सिद्धांतों में बांधने का काम करता है। इसी बात को यूं कहते हैं कि अनुशासन, संयम और सिद्धांत, इन तीनों चीजों को लेकर के और व्याकरण चलता है। और अगर ऐसा व्याकरण नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि उस भाषा का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, अपना कोई उसका वजूद नहीं रह पाएगा। आगे वाला जो बिंदु है वो है भाषा की व्याकरण के जो इकाइयां हैं उनके बारे में। एक छोटी सी बात मैं आपको पहले कह देना चाहूंगा कि हमने जब भाषा वाला टॉपिक पढ़ा था, उस भाषा वाले टॉपिक में हमने इकाइयों को लिया था और वहां पर 5 इकाइयां थी, जिनमें था ध्वनि, वर्ण,
शब्द, वाक्य और पद, ये 5 चीजें थी। अब हम बात कर रहे हैं व्याकरण की, तो याद रखिए इनमें से हम एक बिंदु हटा देंगे, 4 बच गए। ये 4 जो बिंदु हैं ये व्याकरण की इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। ये बातें भी इसमें बताई जा सकती हैं। जैसे कि शब्द और शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, पद, पदांश, संश्लेषण, विश्लेषण आदि जो चीजें हैं इनका अध्ययन हम व्याकरण के माध्यम से करते हैं। ये जो बात है ये तो हुई व्याकरण के संबंध में, और अब हम जो बात कर रहे हैं आगे वाली वो बात करेंगे लिपि के संदर्भ में। लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो पहली ही बात तो है लिपि की, तो इसका जो विकास है। दूसरी बात इसकी परिभाषा। तीसरी बात इसका यानी कि विभिन्न जो भाषाएं हैं और उनकी लिपियां, विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियां। फिर बात करेंगे हम देवनागरी लिपि और उसका मानक रूप। और उसका मानक रूप। और अंत में हम लेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे जो पहला जो बिंदु है वो लेते हैं यानी कि लिपि। लिपि का विकास यानी कि प्राचीन काल से जो भाषाएं बोली गई उन भाषाओं का एक निश्चित स्वरूप में लाने के लिए लिपि को काम में लिया गया, या फिर यूं कहें अपने मुंह से उच्चारित जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को एक निश्चित संकेत या चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये काफी सालों पहले या हजारों सालों से ये बात चलती आई और उसको एक निश्चित संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया। अपनी जो लिपि है इस लिपि की परिभाषा की बात करें तो इसको हम यूं कहेंगे कि भाषा के लिखित रूप को, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जिन मुंह द्वारा उच्चारित जो ध्वनियां हैं उनको निश्चित संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। यहां पर जो बात आ रही है वो बात आगे आ रही है कि विभिन्न जो भाषाएं हैं वो भाषाएं और उनकी लिपियां। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं संसार की विभिन्न जो भाषाएं और उनकी लिपियां। याद रखिएगा इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया है। अभी जो पीछे बोर्ड की एग्जाम पिछले साल जो हुई उस एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है। तो सबसे पहले देखिएगा भाषा और उसके बाद में लिपि। भाषा और लिपि। अपनी हिंदी भाषा
इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। दूसरा बिंदु है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और उर्दू भाषा, उर्दू की लिपि है फारसी। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि किन्हीं दो भाषा और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। आगे वाले बिंदु पर जो अब हम जा रहे हैं वो है कि जो देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि का विकास, इस देवनागरी लिपि का मानक रूप और इसकी विशेषताएं, इन पर हम बात करेंगे। तो देवनागरी जो लिपि है उसका जो विकास हुआ, देवनागरी लिपि का विकास। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में दो प्रकार की या दो लिपियां चलती थी और उन दो लिपियों में एक थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। एक तो थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। और इसके नामकरण की जो बात आ रही है, देवनागरी लिपि के नामकरण की, तो इसमें क्या है कि विद्वानों में एक मत नहीं है, विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग उनका विचार है। कोई ये कहता है कि ये देवनागरी की भाषा होने के कारण इसको देवनागरी लिपि नाम दिया गया, कहीं पर देवताओं की ये भाषा होने के कारण इसको देवनागरी लिपि दिया गया, कहीं पर जैसे कि ब्राह्मणों की ये भाषा होने के कारण या फिर वो जो जिस चिन्ह और संकेत के रूप में इसको प्रस्तुत करते थे इसलिए इसका देवनागरी लिपि नामकरण किया गया। खैर विचार इसमें बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि के बारे में और इसके मानक रूप के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा को देवनागरी रूप में 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया। इसका जो मानक रूप माना गया, विभिन्न जैसे विद्वानों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, भाषा वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसको एक निश्चित परिनिष्ठता दी गई, शुद्धता दी गई, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसके मानक रूप की जो बात आ रही है वो है सबसे पहले स्वर। स्वरों की जो बात आ रही है, मैं उन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं, समझते हैं, परंतु फिर भी यहां पर मानक रूप की बात आ गई तो मैं वो बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी कि 11 स्वर। इनमें जो आगे जो अंग और अ है उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। ये स्वर नहीं है, इनको स्वर रूप में नहीं माना गया, हम इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो यहां पर बात आ गई स्वर की कि ए, आ, ई, उ,
उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर बात आती है इनकी मात्रा की। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये इनका मात्राओं का रूप है। फिर बात करते हैं हम व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं यहां पर और प्रस्तुत कर देता हूं। क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतिम वर्ण, इस अंतिम वर्ण को जब हम लिखते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं। और बहुत सी गलतियां किस रूप में कर लेते हैं, जैसे इसको हम यूं मानते हैं, यह हमें 3 रूपों में मिलता है। इस तरह की जो स्थिति है या इस तरह का जो चिन्ह है वो 3 रूपों में मिलता है। एक तो ये, एक ये और एक ये। तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। यहां पर हम क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, ज्यादातर लोग इसका उच्चारण अढ़ाई के रूप में करते हैं और अढ़ाई के रूप में ये उच्चारण गलत है। यहाँ पर ये ड न होकर के इसका उच्चारण होगा ङ, यानी कि ये नासिक व्यंजन है, नाक से इसका उच्चारण होता है। इसको नासिक, नासिके वर्ण के रूप में कहते हैं और इसका जो उच्चारण है वो नाक से होता है। ऊपर वाला जो ये जिसके लिए यानी कि हम अमूमन यानी कि ड का उच्चारण करते हैं और यहां पर रखते हैं इसको, ये गलत है। ये ड है और इसको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, यानी कि एक झटके के साथ इसका उच्चारण होता है ड। एक दूसरा और भी है इसी के साथ में ढ। जैसे ही यानी कि हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है वो मूर्धा के पास जाकर के और एक झटके से नीचे आती है, तो इसका दूसरा नाम उत्क्षिप्त के अलावा इसको यूं भी कहते हैं फेंका हुआ। जैसे झटके से इसका उच्चारण होता है तो ये बात कही गई है। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर जो बात समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका उच्चारण हम न करेंगे, न की ड। और ये जो है ये ट वर्ग में आ जाता है। फिर यहाँ वाली जो बात है ये तो आप सीधे से जानते हैं कि ट वर्ग में है। खैर छोड़िए इन बातों को। तो क वर्ग, उसके बाद में है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये। फिर आ गया अपना ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। यानी कि इन वर्णों की कुल संख्या है 25। उसके बाद में आगे वाले जो वर्ण हैं वो आ गए अंतस्थ। और अंतस्थ में है ये, र, ल और व। फिर है उष्म। उसमें है स, श, स और है। उसके बाद में है संयुक्त।
संयुक्त में है श, जिसका निर्माण क और स से बना है। फिर है त्र, त और र। फिर है ज और श्र। मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा, इसका उच्चारण जो हम करते चले आए हैं और वो ये है कि हम इसका उच्चारण इस तरह से करते हैं ये, लेकिन सही बात तो ये है कि हमारी जीवा पर ये नाम चढ़ा हुआ है, हमारी आदत में ये नाम इससे ये वर्ण आ गया है और इसका उच्चारण हम इसी रूप में करते चले आए हैं। अधिकांश जो लोग हैं वो सारे के सारे ही इसका उच्चारण इस रूप में करते हैं, पर वास्तविक रूप में इसका उच्चारण अगर हम करें तो वो करेंगे जैन। जैसे ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, जबकि होता तो उच्चारण शुद्ध रूप इसका ये है और हम करते आते हैं ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। तो आगे से हमें ध्यान रखना इस बात का कि ये ज्ञ है, ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आगे वाले वर्णों के बारे में और वो है ग्रहित। ग्रहित में एक तो औ की ध्वनि, और ओ की ध्वनि की बात करें तो ये आ और ओ के मध्य की ध्वनि है ये, और इसको हमने अंग्रेजी भाषा से स्वीकार किया है, अंग्रेजी भाषा से लिया है, जैसे आ और ओ। वहीं पर क, ख, ग, ज और फ, ये जो ध्वनियां हैं ये भी हमने ली हैं, ग्रहित की हैं, और वो है फारसी से, यानी कि ये अंग्रेजी भाषा से और ये फारसी भाषा से। फारसी प्रभाव है पर, फारसी प्रभाव क्यों है? क्योंकि ये नीचे जो बिंदु है इसका नाम होता है नुक्ता या फिर निम्न बिंदु, निम्न बिंदु भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में बिंदु आता है, यानी कि आगे वाला वो है, दो और है अपने पास, अभी जिनके बारे में बात भी हो गई है, एक तो ड और दूसरा है ढ। ये सारे जो वर्ण हैं ये वर्ण हमारी देवनागरी जो लिपि है उसका मानक रूप है, परिनिष्ठित रूप है, शुद्ध रूप। विभिन्न जो भाषा वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और जो निदेशालय है, उनकी तरफ से जो एक मानकता का रूप दिया गया वो इस प्रकार से दिया गया है। उसी के साथ जो दो वर्ण बचे उनके बारे में बात करते हैं, एक तो है अंग और एक है अह। इनके लिए हम बात करें तो अंग जो है वो है ये, जिसका नाम है अनुस्वार, और दूसरा है अह, जिसको हम कहते हैं विसर्ग, और अंत में आ जाता है एक चिन्ह ये, जिसका नाम है चंद्रबिंदु। ये अपने सामने मानक है। आगे वाली जो बात हम कर रहे हैं इस देवनागरी लिपि के रूप में, देवनागरी लिपि का ये जो मानक रूप है वो तो इस प्रकार से है, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं तो वो बात करने जा रहे हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं।
देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला बिंदु आता है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी बात, यह है वैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि। तीसरा बिंदु, यह उच्चारण पर आधारित लिपि है, यह है उच्चारण पर आधारित लिपि है। अगला है, इसमें भ्रांति की स्थिति पैदा नहीं होती, भ्रांति की स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें जो वर्णमाला है वो दो रूप में है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन के रूप में, यानी स्वर और व्यंजन के रूप में वर्णमाला विभक्त है। अगला जो बिंदु है वो है कि यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन के जो रूप में वर्णमाला के विभक्त की बात है, एक खास बात और है कि जो स्वर है और वो दो रूप में है, एक तो वर्ण के रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। तो कहने का तात्पर्य, अभी जो पीछे अपनी बात भी आई थी, इनकी जो मात्राओं के बारे में बात की थी हमने, कि स्वर, वर्ण और मात्रा के रूप में विभक्त है। स्वर के रूप में अगर बात करें, स्वर के बारे में अगर बात करें तो यानी कि ए, आ, ई, उ ये, और मात्राएं जिनका निश्चित जो चिन्ह या जो संकेत है, जैसे कि आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, इस तरह से। अगला जो बिंदु है इसमें वो है कि इस लिपि में शिरोरेखा का प्रावधान है, शिरोरेखा का प्रावधान है। यह है संसार की सबसे बड़ी और सुंदर लिपि है। इसमें जो वर्णमाला है, वर्णमाला यानी कि बड़ी है, और संसार की जो अन्य जो भाषाएं हैं उनमें जो स्वर और व्यंजन का जो विभाजन किया गया है वो इस तरीके का नहीं है। जैसे कि अपन अंग्रेजी जो भाषा है उसके बारे में बात करें तो उसमें स्वर और व्यंजन एक ही रूप में है, कभी यानी कि वो जो वर्ण है या उसमें वो स्वर के रूप में काम आते हैं, तो वहीं पर व्यंजन के रूप में, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। पर इसमें सबका अलग विभाजन है। एक बार हम फिर से इन पर बात करते हैं, यानी कि ये जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, एक इसका ये नियम है। इधर से लिखते लिखते आगे की तरफ हम चलेंगे। दूसरी बात है वैज्ञानिक लिपि। तो वैज्ञानिक लिपि का यहाँ पर तात्पर्य है कि इस लिपि का जो निर्धारण हुआ, इसके जो निश्चित चिन्ह या जो संकेत हैं
उनका जो निर्धारण निर्धारण हुआ वो भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत ही प्रयोग करके, सोच समझ करके और मानकता पर खरे उतरने के बाद में यानी कि उनको काम में लिया, इसलिए ये वैज्ञानिक लिपि है। ये उच्चारण पर आधारित लिपि है। उच्चारण पर आधारित होने का तात्पर्य है इस लिपि में हम जिस प्रकार का उच्चारण करेंगे उसी तरह का लिखा जाएगा, अर्थात जो भी उच्चारित हम कर रहे हैं उसी का एक निश्चित संकेत है और उस संकेत या चिन्ह के रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे। अगला है भ्रांति की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो भ्रांति की स्थिति पैदा नहीं होने का तात्पर्य है जैसे अंग्रेजी जो भाषा है इसमें जैसे उच्चारण की बात को लें तो यहां पर यह काफी भेद है, जैसे डीओ डू, जीओ गो। वहीं पर जैसे सी है, कभी इसका स होता है उच्चारण तो कभी ज होता है, कभी कभी जैसे क होता है। और जो एस है इसका स और ज, जी इसका ज और ग। कहने का मतलब यहां पर ये जो स्थिति है ऐसी स्थिति यहां कभी नहीं आती। हिंदी भाषा में या यूं कहीं देवनागरी लिपि में इस तरह की भ्रांति जो है वो भ्रांति यहां पर नहीं होती। स्वर और व्यंजन के रूप में वर्णमाला का विभाजन है, यानी स्वर अलग है और व्यंजन अलग है। जबकि अंग्रेजी भाषा को अगर हम उदाहरण माने तो उसमें ए से लेकर के और जेड तक के सारे जो वर्ण हैं वो एक रूप में, उनका विभाजन नहीं है। बस जहां पर उसको काम में लेना वह स्वर के रूप में काम में ले लिया, नहीं तो वो व्यंजन के रूप में काम में आ जाते हैं। आगे वाली बात है कि जो स्वर है इसमें वो वर्ण और मात्रा के रूप में विभक्त हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण के रूप में जैसे ए, आ, ई इस तरह से, और मात्रा के रूप में जैसे आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, इस प्रकार से। और अंत में हम जो इसकी विशेषता के ऊपर बात कर रहे हैं वो है शिरोरेखा, यानी कि इसके सिर पर रेखा होती है, एक लाइन होती है। जो भी वर्ण हम लिखेंगे, मान लीजिए कि हमने क वर्ण लिखा, इसके ऊपर ये लाइन खींची, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। और देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रावधान है, ये लगाना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारी एक गलती मानी जाएगी, या फिर यूं कहें कि मानवता की कसौटी पर यह खरी नहीं उतरेगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपना जो भाषा, लिपि और व्याकरण का जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। अब एक नए टॉपिक के रूप में फिर से आप लोगों से मुखातिब होंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।